सबसे पहले हम नॉर्मल कंडक्शन पाथवे समझ लेते हैं कि नॉर्मल कंडक्शन कैसे होता है। नॉर्मल कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले ये है हमारा ऐसे नोड। ऐसे नोड के बाद ये फाइबर्स के थ्रू, ये देखिए ये फाइबर्स के थ्रू पूरे आर्टरियम में ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो इफेक्टिव पोटेंशियल ट्रेवल करता है वो आता है ये एवी नोड में, एवी नोड में, राइट। अब एवी नोड में आने के बाद जो पोटेंशियल का ट्रांसफ़र होता है ये बंडल ऑफ फिश, दिस इज व्हाट, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड दिस इज राइट बंडल ब्रांचेस। अब ये यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये जो वेंट्रिकुलर वॉल में डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइबर्स के थ्रू, इसको कहेंगे परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। अब देखिए कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सबसे पहले ऐसे नोड में ऑटोमेटिसिटी, ऐसे नोड से ये फाइबर्स के थ्रू जो आर्टरियम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ये इफेक्टिव पोटेंशियल जो आता है वो आता है एवी नोड में। अब एवी नोड से जो पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है वो जाता है बंडल ऑफ फिश में। बंडल ऑफ फिश से ये लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और राइट बंडल ब्रांचेस में ये होता हुआ ये परकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे उसके बाद होता क्या है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन की। देखिए एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, जो मेन इम्पल्स जनरेट करने वाला सिस्टम है वो है ऐसे नोड। ऐसे नोड के अलावा अगर कहीं और से इम्पल्स जनरेशन हो रही है तो उसको कहेंगे एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन। एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन ऐसे नोड से भी हो सकती है। ऐसे नोड जैसे कि एक जो नॉर्मल रिदम में इम्पल्स जनरेट करता है, अगर वो फास्ट हो जाए किन्हीं कारणों की वजह से या स्लो हो जाए तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया की कंडीशन हो सकती है। अगर इसकी ऑटोमेटिसिटी एनहांस हो जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा, टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया एनहांस हो जाएगी तो क्या होगा, इम्पल्स ज़्यादा जनरेट करेगा, तो बार बार इम्पल्स जनरेट करेगा तो जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाएगी, तो कंडीशन क्या होगी, टैकीकार्डिया। अगर उसकी ऑटोमेटिसिटी क्या है, डाउन हो जाए, ठीक है, सप्रेस हो जाए, तो कौन सी कंडीशन होगी, उसको कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जो हमारी हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा बंडल ब्रांचेस, वेंट्रिकुलर वॉल्स या बंडल ऑफ फिश, एवी नोड कोई और इम्पल्स जनरेट करने लगे, ठीक है, कोई और इम्पल्स जनरेट करने लगे तो भी उसको कहेंगे एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो वेंट्रिकुलर वॉल का होता है 80 to 90 मिली वोल्ट होता है, अगर इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट हो जाए तो ये एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट करेगा, तो भी उसको कहेंगे एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन। देखिए एवी नोड हो गया, परकिंजे फाइबर्स हो गया, आर्टरिया और वेंट्रिकुलर वॉल, कोई भी ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर ऑटोमेटिसिटी की, नॉर्मली ऑटोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अगर इम्पल्स जनरेट करते हैं तो उसको कहेंगे एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन। और अगर इन टिश्यू से इम्पल्स जनरेट हो रही है तो टैकीकार्डिया या एरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। अब ये एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन होता कैसे, क्या इसकी मैकेनिज्म है इसके पीछे, आइए देखते हैं। देखिए एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट होने के पीछे एक्टोपिक पेस मेकर की जो एक्टिविटी है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। एक्टोपिक पेस मेकर एक्टिविटी एबनॉर्मली इसको कह सकते हैं कि डिसीज्ड कंडीशन की पेस मेकर एक्टिविटी। कोई भी अगर बीमारी या डिस्टर्ब
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से जो पेसमेकर एक्टिविटी होती है उसको हम लोग कह सकते हैं एक्टोपिक पेसमेकर एक्टिविटी। ये होता इसलिए है कि जो फेज 4 डीपोलराइजेशन एक्टिविटी है ये ऐसे भी हो सकता है। इसको समझने के लिए आप ये नॉर्मली ये देख लीजिए कि जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल होता है, जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल होता है वो देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लीजिए ये 80 मिली वोल्ट और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है 50 मिली वोल्ट थोड़ी देर के लिए, और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आता है। वैसे ही ये एकदम एक्साइटेड होने के बाद ये जो आप पुरानी वीडियो में देखेंगे ये कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल समझाएगा, उससे आप कंप्लीट देख सकते हैं फेज़ 0, 1, 2, 3 एंड फेज़ 4, ठीक है। और फेज़ 4 में जो सडन डीपोलराइजेशन हो सकता है, इसमें अनकंट्रोल्ड आयनिक मूवमेंट या कैटायंस आने लगे अचानक। जो ये फेज़ 4 है, ये देखिए ये जो फेज़ 4 है इसमें डिस्टरबेंस होने की वजह से ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन होता है। अब ये डिस्टरबेंस होगा कैसे? डिस्टरबेंस इसलिए होगा कि जो आयनिक कैटायन मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाए। एबनॉर्मल कैसे हो सकता है कैटायनिक मूवमेंट? जो हमारा बैरियर है, जो सेल मेम्ब्रेन का बैरियर है, जो सेल मेम्ब्रेन का बैरियर डिस्टर्ब हो जाए, टूट जाए किसी वजह से, है ना, इस्चीमिया की कंडीशन की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे डिस्टरबेंस हो सकता है, कैटेकोलामीन एक्सेस हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, या हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में, मतलब कि हाइपोकैलेमिया का मतलब है कि फेज़ 3 में पोटेशियम आयन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से फेज़ 4 जल्दी आ जाए। फेज़ 4 जल्दी आने से क्या होगा? एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है टीपी, वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल माइनस जो 60 या 50 मिली वोल्ट है वो और नेगेटिव हो जाए। और नेगेटिव हो जाए मतलब नीचे की तरफ चला है। मान लीजिए यहाँ पे था -50 मिली वोल्ट और नीचे आके ये हो गया 70 मिली वोल्ट, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये होगा, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लीजिए -80 मिली वोल्ट है या 90 मिली वोल्ट है, तो उससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगर कोई इम्पल्स या कोई पोटेंशियल आ रहा है तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचना, यहाँ तक पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पोटेंशियल आएगा उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचा ही देगा। कई बार जो इम्पल्स आती है वो यहाँ तक पहुंचाया, थोड़ा ऊपर तक गया लेकिन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाया, है ना। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो फेल होने वाला बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि सबके बराबर ही मार्क्स हों, ठीक है। अगर 40% पासिंग मार्क्स हैं, 40% पासिंग मार्क्स हैं तो 39% वाला भी फेल है, 38 वाला भी फेल है, 35 वाला भी फेल है, 20% वाला भी फेल है, और ये जो भी है वेरिएशन है लेकिन सब फेल है। इसी तरीके से कोई पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचा, कोई यहाँ तक पहुँचा, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं पहुँचा तो ये इम्पल्स जनरेशन इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है। तो हुआ ये कि कुछ ऐसा हुआ डिसीज कंडीशन की वजह से कि ये जो हमारा गैप है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का जो गैप है वो कम हो गया, यानी कि ये नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आ गया कि जो थोड़ी थोड़ी जो पोटेंशियल्स हैं जो यहाँ तक जाती थी और उससे इम्पल्स जनरेट नहीं होती थी, हर इम्पल्स से या हर पोटेंशियल से ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुँच जाएगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? एबनॉर्मल इम्पल्स ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होगी, तो एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट होने से क्या होगा? टैकीकार्डिया, एरिथमिया, ठीक है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तो उतना ही है हमारा, ठीक है, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया लेस नेगेटिव, यहाँ पहुँच गया, तो भी इसमें जो बीच में डिफरेंस था, जो गैप था, वो कम हो गया। फिर वही बात होगी कि जरा सा कोई इम्पल्स आए तुरंत थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के इम्पल्स जनरेशन, जरा सा भी कोई इम्पल्स आए तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंच के, तो बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब बार बार इम्पल्स जनरेट होगी और अरिथमिया की कंडीशन होगी। तो ये रीजन्स हो सकती हैं। जो पहला रीजन है एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन का, वो इसकी वजह, इसके पीछे ये मैकेनिज्म है।